हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंजुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ फ्रुंडलिक आइसोथर्म। फ्रुंडलिक आइसोथर्म के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रुंडलिक एडसोर्प्शन आइसोथर्म भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा डिस्कशन है वो किसके ऊपर है, एडसोर्प्शन के ऊपर है। क्लियर गाइस। सो फ्रुंडलिक तो नाम था, एडसोर्प्शन प्रोसेस आपको पता है। आइसोथर्म आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? आइसोथर्म, तो आइसोथर्म मीन्स होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो हम लिखेंगे यहाँ पे आइसो, और दूसरा क्या है, थर्म। ठीक है। आइसो का मीनिंग आप सिंपल समझिए, आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, सेम, बराबर, इक्वल, है ना, एक जैसा, चेंज ना होने वाला। और थर्म जहाँ पर भी यूज़ हो, जहाँ पर भी थर्म वर्ड यूज़ हो, थर्मिक वर्ड यूज़ हो, इसका मतलब होता है सिंपल सा कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात की जा रही है। ठीक है। तो आइसोथर्म मतलब जहाँ पर टेम्परेचर चेंज ना हो, कांस्टेंट हो। ठीक है। तो फ्रुंडलिक एडसोर्प्शन आइसोथर्म, फ्रुंडलिक नाम है, एडसोर्प्शन क्लियर है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि फ्रुंडलिक ने बोला क्या था। सो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। क्या है डेफिनेशन, ये देखिए। द एक्सटेंट ऑफ एडसोर्प्शन ऑफ ए गैस per unit mass of adsorbent depend upon the pressure of the gas। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब है कि कितना एडजॉर्प्शन हुआ, अमाउंट। ठीक है। पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के एक ग्राम, या मतलब यूनिट मास है ना, 1 ग्राम, 1 kg। ठीक है। 1 1 चल रहा है, सिंपल यूनिट मास आपको क्लियर है। ठीक है। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा वो, उस गैस के प्रेशर पर डिपेंड करेगा। क्या, कितना एड्जॉर्प्शन हुआ यूनिट मास पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब सिंपल सी बात समझिए कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कैसे, जैसे कि यहाँ पे x/m लिखा हुआ है, ये आया कैसे, है ना। सिंपल से इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, सपोज ये हमने लिया क्या, एडजॉर्बेंट। ठीक है। ये हमारा क्या है, एडजॉर्बेंट है, और इसका जो मास है, क्या, जो मास है वो कितना है, m। भाई मास होगा, एडजॉर्बेंट हमने ले लिया, सॉलिड एडजॉर्बेंट है हमारा, चाहे कैसा भी हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबका मास होता है। तो इसका मास हमने मान लिया कितना है, m है। ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या, गैस जो है वो एडजॉर्ब हो रही है। ठीक है। इसके ऊपर गैस आके क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है। ठीक है। तो ये गैस आके यहाँ पे एडजॉर्ब होने लगी। ठीक है। अब गैस कितने एडजॉर्ब हुई, कितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए वहाँ पे, कितना अमाउंट उसका एडजॉर्ब हो गया, वो हमने क्या ले लिया कि माना वो गैस जो है एक्स वहाँ पे एडजॉर्ब हुई। ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हम कैसे यहाँ पे हमने लिखा, या फ्रुंडलिक ने कैसे ये लिखा, ये उसने बोला कि x इज़ द अमाउंट ऑफ गैस विच इज़ एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एंड m इज़ द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे उसने बोला कि कितना अमाउंट एडजॉर्ब हुआ कितने मास पर। सो सिंपल, कितना अमाउंट एडजॉर्ब हुआ कितने मास पर, तो x/m ऐसे यहाँ पर आ गया। सो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अब चलते हैं आगे। एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, पहले वाली ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा छोटी है। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा गया है, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड बाय द एड्जॉर्बेंट with pressure P at constant temperature can be expressed by means of a curve termed as adsorption isotherm। ठीक है। अब यहाँ पे बात किया गया कि आइसोथर्म किसको हम बोल रहे हैं, तो ये कह रहा है कि जितना चेंज हो रहा है गैस के अमाउंट में, जितना चेंज हो रहा है किसमें,
गैस के अमाउंट में जितना भी वो एड्जॉर्ब हो रही है, कहाँ पर, एड्जॉर्बेंट पर, किसी प्रेशर P पर, और टेम्परेचर हमें वहाँ पे रखना है कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें कैसे एक्सप्रेस की जाएंगी, कैसे बताई जाएंगी, कैसे समझाई गई हैं या कैसे समझाई जाएंगी इस वीडियो में, तो वो एक कर्व के द्वारा समझाई जाएंगी। किसके द्वारा? कर्व के द्वारा। और उस कर्व को क्या बोला जाएगा? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि एड्जॉर्प्शन वहाँ पे हो रहा है। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर हमने वहाँ पे पहले से ही कांस्टेंट कर दिया, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है ना। और ये चीज़ें आपको अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बाद में प्रेशर को वेरी कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट वहाँ पे आ रहा था। क्लियर गाइस? तो उसको बोला जा रहा था एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सो फ्रेंडलिक ने ये आइसोथर्म दिया, ठीक है। फ्रेंडलिक गेव ए रिलेशन बाय ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस विच इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द एड्जॉर्बेंट, ठीक है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x बाई m एंड प्रेशर P, ठीक है। तो अमाउंट और प्रेशर के बीच में ग्राफ जो हमने पहले भी बनाया था वही यहाँ पे बनेगा। क्लियर गाइस? सो ग्राफ क्या होगा वो देखेंगे, उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसने दिया क्या था, ठीक है। सो इसने एक फॉर्मूला दिया था x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर 1/n, ठीक है। x बाई एम मैं समझा चुका हूँ आपको, x बाई एम है यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, k जो है वो कांस्टेंट है, कैसे आया अभी मैं बताऊंगा। n जो है वो है कांस्टेंट, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ये गिवन होगा, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जो है आपकी वेरी करेगी वो भी हम अभी देखने वाले हैं। क्लियर गैस? सो ये तीनों चीज़ें जो फॉर्मूले में है, सबसे पहले ये जान लीजिए, है ना, समझने में आसानी होगी। भाई x बाई एम है, कितना एड्जॉर्प्शन हुआ, k कांस्टेंट है, और n भी यहाँ पे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, और ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। इसमें ये देखिए कि हमेशा जो n होगा वो ज़्यादा होगा 1 से, क्योंकि अगर n 0 हो गया तो इसकी वैल्यू p टू द पावर हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना, जो कि गड़बड़ है, इसमें नहीं होगा। सो ये हमेशा जो है 0 नहीं होगा और लाई करेगा दो वैल्यूज़ के बीच में, वो हम देखते हैं ग्राफ की मदद से, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ वैन वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। सो ये जो है n की वैल्यू यहाँ पे, है ना, 1/n की वैल्यू और n की वैल्यू में डिफरेंस है, इस पर ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, कि 1/n की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है, क्योंकि जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितनी आएगी, 1 आएगी, और जब हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट है कि मैं n की वैल्यू बोल रहा हूँ कि 1/n की वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब ग्राफ की मदद से इसको हम समझते हैं। सो फ्रेंडलिक ने एक ग्राफ बनाया जिसका जो किस किस के बीच में था। एक तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब कितना एड्जॉर्ब हुआ, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक ग्राफ देखा था, है ना, वो भी कुछ ऐसा ही था कि यहाँ पे N2 लिया था हमने, यहाँ पे लिया था प्रेशर, और एक ग्राफ ये बना था, एक ये बना था, एक ये बना था, ठीक है, 193 केल्विन पर, ठीक है ना, और 243 केल्विन पर, और 273 केल्विन पर, ठीक है। ये ग्राफ बने थे, अगर आपको याद हो तो। सिमिलर सा ग्राफ यहाँ पे है, ये बिल्कुल सेम ग्राफ है, सिमिलर ग्राफ है, कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। ये भी यहाँ पे अमाउंट और प्रेशर के बीच का ग्राफ है। अब इसमें क्या है ये देखिए, इसमें 3 रीज़न है, एक तो लो प्रेशर रीजन, इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन और हाई प्रेशर रीजन, 3 रीज़न में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए रीज़न आए कहाँ से, ठीक है। ऊपर की जो भी मैंने कहानी बताई आपको, ये सारी आपको समझ आ जाएगी इस ग्राफ को समझ लेने से। सो फ्रेंडलिक ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया ये, ठीक है, तो सबसे पहले तो टेम्परेचर को कर दिया उसने कांस्टेंट। तो टेम्परेचर यहाँ पे हो गया कांस्टेंट किसी टेम्परेचर पर। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कर रहे हैं वेरी, ठीक है। तो जब प्रेशर हम बढ़ाने लगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब जो गैस थी वो एड्जॉर्ब होने लगी, कैसे कैसे,
आपको पता है इजीली लिक्विफाइबल गैस जो है ना जल्द ज़्यादा एडजॉर्ब होती है ना, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो गैस जो है एडजॉर्ब होने लगी और ये कर्व यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आया, ठीक है। उसके बाद फिर हम और प्रेशर आगे लेके गए, ठीक है भाई, P1 से आगे प्रेशर शुरू हो गया। सो ये क्या है, थोड़ा कर्व में आ गया, है ना, कर्व में आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये इस एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करने लगा, है ना, डाउन चला गया। और P2 के बाद ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल हो गया। अब इसका मतलब ये है इस रीजन में, ठीक है, कौन से वाले रीजन में, ये जो रीजन है हाई प्रेशर जो रीजन है यहाँ पे, इस रीजन में अगर मैं प्रेशर को वेरी कर रहा हूँ तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये देखिए ये हो गया है कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। अब ये क्यों हुआ भाई, सरफेस सारा घिर गया, है ना। अब ये मेरा सरफेस है मान लिया, ठीक है। अब इस पे जो एडजॉर्प्शन है वो हो गया, ठीक है, यहाँ पे सारी जगह एडजॉर्प्शन हो गया। अब तुम प्रेशर बढ़ा लो, कुछ ही कर लो, ये सरफेस तो गिर गया, अब सरफेस है बचा ही नहीं, तो एडजॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। इस रीजन में स्ट्रेट लाइन आई थी, यहाँ पे ये कर्व है, ठीक है ना, ये रीजन स्ट्रेट लाइन का है, ये कर्व का है, ये इंडिपेंडेंट का है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करेंगे हम दो इन रीजन पे। बच्चों इससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए, अदरवाइज़ तो आपके बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, है ना। सो टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है और मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ और स्टार्टिंग में ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो x/m है, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है x/m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, सीधा सीधा प्रेशर बढ़ा रहे हैं और ये बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं इस रीज़न की बात करूं, सो यहाँ पर प्रेशर के बढ़ाने घटाने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि x/m जो है, x/m यहाँ पर प्रेशर के प्रोपोर्शनल नहीं है ना। तो मैं क्या कर दूँ, p⁻, यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। किसी की भी पावर 0 मतलब वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो p का बन जाएगा 1, है ना, p का जो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 1। तो x/m जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया ना, ये कांस्टेंट हो गया ना, है ना, तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है खाली p। इसका मतलब ये है कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p⁻1। सो p की पावर यहाँ पे जो है वो 0 से लेके और 1 तक वेरी कर रही है, या 1 से लेके 0 तक वेरी कर रही है, ठीक है ना। इसीलिए जो ये बीच का रीज़न है, ये वाला रीज़न, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद में ये वाला जो रीज़न आया इंटरमीडिएट प्रेशर वाला, इसमें बोला गया कि जो p की पावर है उसकी वैल्यू 1/n यहाँ पे रखी गई, ठीक है। अब 1/n में n की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रही है, n की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक n की वैल्यू वेरी करेगी, n की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये वेरी करेगी। क्यों, क्योंकि एक बार इसकी जगह 1 रख के देखें, सो p 1/1, इसका मतलब p⁻1 हो गया, p⁻1 हो गया। और अगर मैं इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूँ तो 1/∞ यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना, 1/∞ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सो सिंपल, ठीक है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे, वेरी सिंपल कि मुझे 0 लेके आना है और मुझे 1 लेके आना है, ठीक है। और 1 मेरे पास है, अपॉन में मैं ऐसा क्या रखूँ कि एक बार यहाँ पे 1 आ जाए, तो सिंपल है 1 रख दो, ऊपर वाले के बराबर नीचे वाला रख दो, तो यहाँ पे अरे ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 आ जाएगा। क्लियर गाइज। और अब मुझे क्या लेके आना है, ये 1 फिक्स है मेरा, ठीक है, और मुझे लेके आना है 0, तो मैं क्या रखूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ इनफाइनाइट, तभी यहाँ पे 0 आएगा। और कोई वैल्यू आप रखो तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। सो जो 1/n है, n की जगह पे मैं चेंज कर रहा हूँ, और मैंने क्या क्या चेंज कर दिए, एक बार मैंने उसकी जगह पे 1 रखा और
एक बार मैंने उसकी जगह पे क्या रखा, इनफाइनाइट रखा। सो जो मेरी n की वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक वो वेरी कर रही है, ठीक है ना। अब 1/n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, ये वेरी कर रही है 1 से लेके 0 तक। ध्यान रहे इस बात का, 1/n की वैल्यू 1 से लेके 0 तक वेरी कर रही है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। सो ये जो ग्राफ है ये इस टाइप से यहाँ पे प्लॉट हुआ कि जब स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, प्रेशर चेंज करने से एडजॉर्प्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। और हाई प्रेशर रीजन में वो सारा सरफेस घिर चुका है, अब जगह नहीं है एडजॉर्प्शन होने की। सो हम यहाँ पे अब एक पॉइंट कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट मैंने बताया था, ये आपको बताया था मैंने क्या, ये जो P2 वाला पॉइंट है इसे हम बोलेंगे सेचुरेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे, सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर लगने वाले प्रेशर को हम बोलेंगे सेचुरेशन प्रेशर। क्या बोलेंगे, सेचुरेशन प्रेशर। दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन प्रेशर, याद रखना इस बात को। अब आता है कि इक्विलिब्रियम कैसे आ गया। इक्विलिब्रियम ऐसे आ गया कि ये मेरा सरफेस है और इस पे यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन हो रहा है चारों तरफ, ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, ये भाई जितना एडजॉर्प्शन हो रहा है उतना ही यहाँ पे डिसॉर्प्शन हो रहा है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम आ गया। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो हो गया है कांस्टेंट, है ना। भाई जितना एडजॉर्ब हो रहा है उतना ही डिसॉर्ब हो रहा है सरफेस से, तो यहाँ पे आ गया है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब x/m जो है वो चेंज नहीं हो रहा और वो हो गया है कांस्टेंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं लो प्रेशर रीजन में क्या था और हाई प्रेशर रीजन में क्या स्थिति थी, दोनों मैंने आपको समझा दी। लो प्रेशर रीजन में x/m डिपेंड कर रहा था, ठीक है, किस पर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आगे, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p⁻⁴, ठीक है ना। यही स्थिति थी कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था p⁻⁴ के। अब हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज x/m इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसकी जगह पे कांस्टेंट रखेंगे और p, ठीक है ना। सो सिंपल, बस इतना ही यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये इतना ही यहाँ पे किया गया है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है। अब ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन से कंपेयर हम कर सकते हैं y=mx। अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो, सिंपल, y=mx एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से जाती है, कहाँ से जाती है, 0 0 से जाती है। कहाँ से जाती है, ग्राफ के 0 0 से जाती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन में हमने क्या किया है, सो सिंपल कि x/m डिपेंड नहीं कर रहा है प्रेशर पे, डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्रेशर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रेशर और इसकी पावर लिख दिया है 0, है ना। अभी फिर से ये हटाना है, साइन हटाना है, तो हम क्या करेंगे, x/m इज़ इक्वल टू k p⁻⁴, या फिर इसको हम 1 मान सकते हैं और हम क्या बोल सकते हैं कि x/m इज़ इक्वल टू k ओनली। क्लियर गाइस। सो सिंपल यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई है। अब चलते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन। सो इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में जो प्रेशर की जो पावर है, ठीक है, मीन्स 1/n, वो लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। वेयर n जो है, n कैन टेक एनी होल नंबर वैल्यू विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट जो एंड एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू कुछ गिवन होगी, आपको रट्टाफाई नहीं करनी है, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी अगर ज़रूरत होगी, नहीं होगी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट इसमें ये देख लेते हैं हम, वेरिफिकेशन ऑफ फ्रोनलिक आइसोथर्म में, जो फ्रोनलिक आइसोथर्म था, ठीक है, इसको एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो कौन सा, लॉग वाला ग्राफ, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल x/m इज इक्वल टू k⁻1/n, ठीक है। 1/n इसलिए लिखा कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों कंडीशन में, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट और हाई प्रेशर रीजन में भी ये एप्लीकेबल है, कैसे, n की वैल्यू के बेसिस पर, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल हमने लॉग ले लिया, लॉग x/m, ठीक है ना, और लॉग इसका जो लॉग होगा, log k p⁻1/n, ये जो हमने log लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है k इंटू पी, सो log का एक फॉर्मूला है कि मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, ठीक है ना। सो log k प्लस log p⁻1/n, सिंपल ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, log p⁻1/n, ये कैसे होगा, पावर आ जाती है सामने और ये रह जाता है एज इट इज़, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये जो है ये हमने लिख दिया, यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे 1/n log p, है ना, डायरेक्ट नहीं किया मैंने, सिंपल ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन y = mx + c, mx ये हो गया, c ये हो गया, y ये हो गया। सो y एक्सिस पे log x/m, x एक्सिस पर log p, है ना, mx है ना, mx, ये देखिए ये mx है ना, m और x, तो x एक्सिस पर log p, y एक्सिस पर log x/m, ये एक कांस्टेंट है विच इज़ c, जहाँ से लाइन होगी स्टार्ट, जहाँ से लाइन होगी स्टार्ट, ठीक है, इस पॉइंट से। और ये भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है y = mx + c, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से नहीं जाएगी, मीन्स 0 से नहीं जाएगी, मीन्स ओरिजिन से नहीं जाएगी, किसी और पॉइंट से जाएगी। तो इस पॉइंट से ये जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अपवर्ड जा रही है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो स्लोप है वो है पॉजिटिव। स्लोप क्या होता है, ये जो लाइन है इससे जो एंगल बन रहा है थीटा, है ना, स्लोप होता है m विच इज़ tan थीटा, ठीक है। जो भी एंगल है वो जो tan थीटा है, टेंजेंट है, उसी को बोलते हैं हम स्लोप। और ये कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो लाइन जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है ना, पॉजिटिव रीजन में। क्लियर गाइस। सो ये लास्ट पॉइंट था जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अरे नहीं, लास्ट नहीं था, सेकंड लास्ट था, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए बाकी जगह नहीं गिवन है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 100% कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ इधर उधर से ढूंढ ढांढ के। सो सॉल्यूशन के लिए देखिए क्या है, एडजॉर्प्शन फॉर सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन के लिए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेम है, यही चीज़ हम पढ़ के आए हैं। सेकंड पॉइंट है एक्सटेंट, सॉल्यूशन के केस में बता रहा हूँ ये, जब सॉलिड एडजॉर्बेंट, ठीक है, और वो किसी सॉल्यूशन में पड़ा हो, एडजॉर्बेंट किसी सॉल्यूशन में हो, मतलब एडजॉर्बेट जो है हमारा वो कौन हो, सॉल्यूशन हो, ठीक है ना। सो पहला पॉइंट हम पढ़ के आए हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन घटेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, सेकंड पॉइंट भी हमने पढ़ा है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। अब मॉलिक्यूल ही आपने एक डाला है तो कैसे वो सारे सरफेस को कवर करेगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, भाई नेचर पे भी डिपेंड करता है ना, कि उसका नेचर कैसा है। अब मान लिया कोई चीज़ जो है ना रिपेल कर रही है तो वहाँ पे एडजॉर्प्शन कम होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन इन गैसेज फेज प्रेशर विल बी कंसिडर्ड, ठीक है, लेकिन इन सॉल्यूशन फेज दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, SOLN जो मैंने लिखा है इसका मतलब है सॉल्यूशन, ठीक है। बट व्हेन द सॉल्यूशन फेज कंसंट्रेशन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, सॉल्यूशन अगर वो बोलता है कि सॉल्यूशन फेज है, ठीक है, लिक्विड फेज है, तो हम वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन को कंसिडर करेंगे, और अगर वहाँ पे गैसियस है, गैसियस फेज है, तो उसकी हम किसको कंसिडर करेंगे, प्रेशर को हम कंसिडर करेंगे। क्लियर गाइस।
सो ये था फ्रुंडलिक आइसोथर्म जो मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, है ना। दोनों फॉर्मूले यहाँ पे रिटन हैं, ये वाले भी और ये वाला भी। सिंपल ये इसी से आया है लॉग लेने के बाद, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैंगमिर आइसोथर्म की। भाई बोर्ड वालों में ये नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है ना। और जस्ट इससे आगे वाला है ये जो चीज़, ये लैंग्वेज यहाँ पे अधूरी रह गई, छूट गई, हाई प्रेशर रीजन वगैरह की, है ना। वो नहीं वहाँ पे डिफाइन कर सकते कि क्यों कैसा हो रहा है, ठीक है भाई, डिपेंड नहीं कर रहा था प्रेशर पे। सो उन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज ने अच्छे से समझाया है, ठीक है। सो लैंगमिर के आइसोथर्म को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मार्क्स लाते रहें, मज़े करते रहें। ऑल द बेस्ट।